So let's start lecture number 4 on physical world NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं. फिर पहला चैप्टर हमारा फिजिकल वर्ड है. वी हैव सीन 3 लेक्चर्स ऑन टू इट. लास्ट लेक्चर में वी वर स्टडिंग अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. वी हैव सीन gravitational force, we have seen electromagnetic force, we have seen strong nuclear force, and we have seen the weak nuclear force. और हमने देखा था कि how there is a quest for unification of all four forces going on. We have seen that in the beginning of Big Bang, जब बहुत temperature बहुत हाई था, तो हमने देखा था कि चारों forces का जो फंडामेंटल सोर्स था, मतलब चारों फोर्सेस जो है एक ही सोर्स से आ रही थी. फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर कूल होता रहा, मैटर बनता रहा, एंड देन द डिफरेंट फोर्सेस का इंट्रैक्शन आता रहा. तो हमने ऑलरेडी यूनिफिकेशन थोड़ा बहुत कर दिया है. वी हैव डन द यूनिफिकेशन इन ग्रेविटी, लाइक सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी का हमने यूनिफिकेशन कर दिया है. न्यूटन हैज़ डन इट इन 16th-17th सेंचुरी. उसके बाद हमने यूनिफिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का भी यूनिफिकेशन हो गया. पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस अलग अलग देखी जाती थी, बट देन आफ्टर दैट द unification has been done by Oersted, Faraday, and later on it was quantified by Maxwell. ठीक है. एंड देन द लाइट इज़ ऑल्सो electromagnetic waves, so there's a unification of that also. And then after that there's a unification of जो weak nuclear forces हैं and the electromagnetic wave, वो दोनों भी सेम ही फोर्स से होती हैं. they also have the same force behind them, so उसका भी यूनिफिकेशन हो गया. अब जो यूनिफिकेशन बचा है मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का विद वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इन सारी फोर्सेस का विद द ग्रेविटी. सो दैट इज़ ओनली द यूनिफिकेशन लेफ्ट. सो दैट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. दैट इज़ right now it is not technically possible to generate that much energy to see the unification of all of this. So that's why the quest is still going on. तो ये हमने फंडामेंटल फोर्सेस देखी थी, और हमने देखी थी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आर एग्जिस्टेंस इज़ देयर, अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी एग्जिस्टेंस. ठीक है. आज हम उसको और आगे बढ़ाते हैं. वी वर इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ आइंस्टाइन. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 ग्रेट फिजिसिस्ट. वन इज़ मिस्टर एस.एन. बोस और सी.वी. रमन सर का. ठीक है. इन दोनों का देखेंगे. सो एस.एन. बोस का जो कंट्रीब्यूशन था, दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड. ही हैज़ कम shown a different like his major thing is in the quantum statistics. So quantum statistics में it is to understand how the particle at atomic and the nuclear level they arrange themselves. ठीक है. तो in that he has come up with a new formula of arrangement. ठीक है. new formula of arrangement. because of that led to the development of Bose-Einstein condensate. so वो हम लोग देखेंगे. so that was the major contribution from by Mr. S.N. Bose. उसके बाद हम देखेंगे nature of physical laws. उस characteristics क्या होते हैं physical laws के. ठीक है. nature of physical laws क्या होते हैं. फिर उसके अंदर देखेंगे we are going to see the energy conservation. एनर्जी कंजर्वेशन भी हम लोग देखेंगे. एक जनरल एनर्जी कंजर्वेशन एंड द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ये सारा दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ आवर एनसीईआरटी. आई विल जस्ट शो द एनसीईआरटी टू यू फर्स्ट. सो एनसीईआरटी में हम लोगों ने ये सारा अभी तक देख लिया. फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड ऑल दोज थिंग्स एंड देन वी हैव सीन द यूनिफिकेशन. ठीक है. ये यूनिफिकेशन भी देख लिया था. पहले आइजैक न्यूटन, ऑर्स्टेड, फैराडे, मैक्सवेल एंड ग्लासगो, सलाम एंड वाइनबर्ग, एंड लेटर ऑन इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कि ये दोनों फोर्सेस भी एक ही फोर्स है. आज जो हमारा लेक्चर है वी आर गोइंग टू सी द नेचर ऑफ फिजिकल लॉस. कल के लेक्चर में हमारा ये मिस्टर एस.एन. बोस जी का कंट्रीब्यूशन रह गया था. वी आर गोइंग टू सी दैट. ठीक है. और आज जो हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉस पढ़ेंगे. ठीक है. नेचर ऑफ फिजिकल लॉस में वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है. एनर्जी कंजर्वेशन एंड देन आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी कि नेचर क्या होता है फिजिकल लॉस का. फिर उसके बाद देखेंगे उसके अंदर वन ऑफ द थिंग इज़ द कंजर्वेशन. तो कंजर्वेशन लॉस के अंदर हम लोग देखेंगे वन ऑफ द नेचर ऑफ द फिजिकल लॉस इज़ द यूनिवर्सैलिटी इन द कंजर्वेशन. तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी पे भी हम लोग देखेंगे जनरल एनर्जी कंजर्वेशन एंड अनदर थिंग इज़ वी आर गोइंग टू सी द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है. जनरल एनर्जी एंड द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है. सो दिस इज़ जनरल एनर्जी कंजर्वेशन. ये देखेंगे. उसके बाद वी आर गोइंग टू सी के the conservation of mass. ठीक है. before Einstein it was believed there's a conservation of mass, but after Einstein theory, a special theory of relativity, this notion has got changed, that the law of conservation got changed. ठीक है. फिर ये देखेंगे. then we are going to see C.V. Raman sir's contribution. ठीक है. in the last we are going to see, but before that we are going to see the conservation में दो और चीज़ें आती हैं, linear momentum and angular momentum. ठीक है. conservation of energy, conservation of linear momentum, conservation of angular momentum. इसमें से then we are going to
get a brief idea कि linear momentum क्या होता है, angular momentum क्या होता है, and with this conservation how it is easy to understand the dynamics of complex problems. ठीक है, collision वगैरह जब cases होते हैं तो उसके अंदर जो forces होती हैं that is really difficult to, it's really complex to find out the forces during the time of collision. तो because of our understanding of conservation of linear momentum or angular momentum, we could able to get the initial and final position and get the parameters. ठीक है, initial और final में क्या क्या होती हैं चीज़ें. So it is really easy to get it from the conservation laws. फिर हम देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस कंजर्वेशन लॉस के पीपल कुड एबल टू हाइपोथेसाइज और गिव अ इमेजिनेटिव गेस कि दिस कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस वी आर गोइंग टू सी पॉली वुल्फगैंग पॉली हैज़ इन द बीटा डिके बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम he has predicted that there is a emission of anti electron. There's a like positron, there's a neutrino emission and there's a positron emission. So he has predicted that neutrino before it was experimentally proved, but just because his universality in the laws and conservation of linear and the conservation of linear momentum and energy. ठीक है, that we are going to see. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे we are going to see conservation law of physics. We are going to see this. ये तो देखेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे there is a relationship between symmetries of nature and conservation laws. तो वो एक symmetries और conservation of law देखेंगे. But how this symmetry is related with conservation law, it is based on the Noether's theorem. It is not in our scope. ये यूनिवर्सिटी फिजिक्स का स्कोप है. इसको और डीप में इफ़ यू वांटेड टू नो इट्स वंस यू गो इन द यूनिवर्सिटी विल गेट टू नो दिस. बट हम लोग एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि विच सिमेट्री इज़ लिंक्ड विद विच कंजर्वेशन. ठीक है, सो इतना हमारा ये पोर्शन रह जाएगा. एंड देन दिस इज what we are going to do in today's lecture. ठीक है, फिर हमारा ये फिजिकल वर्क विल बी डन. ठीक है, सो आज का हमारा है एस एन बोस का कंट्रीब्यूशन, नेचर ऑफ फिजिकल लॉस, एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे. इसमें दो, जनरल एनर्जी कंजर्वेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन देखेंगे, कंजर्वेशन और सिमेट्रीज के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे और सिमी सर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे. राइट, सो लेट अस स्टार्ट. एस एन बोस सर का कंट्रीब्यूशन देखते हैं. तो इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था दैट इज़ एम्प्लॉइंग अ न्यू मेथड इन काउंटिंग द फोटोन स्टेट. ठीक है, फोटोन इट इज़ कॉल्ड बोजॉन ऑल्सो. ठीक है, बोजॉन मीन्स कि जो इंटीजर स्पिन होता है जिसमें. ठीक है, अभी you have to cram it because it is I could मतलब हम लोग एक we are not going deep into it. So bosons जो particle होते हैं that is having a integer spin. ठीक है, इंटीजर स्पिन होता है. और जो हमारे फर्मियंस होते हैं, फर्मियंस जो होते हैं इसमें जो बोसॉन होता है जैसे फोटोन होता है. ठीक है, फोटोन. फर्मियन होता है जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें हाफ इंटीजर स्पिन होता है. ठीक है, हाफ इंटीजर स्पिन होता है. ठीक है, सो बस इतना याद रखने की ज़रूरत है. सो ही हैज़ एम्प्लॉयड अ न्यू स्टैटिस्टिकल वे. उससे पहले जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता था क्वांटम लेवल पे, इट वाज डिसाइडेड बाय मैक्सवेल. मैक्सवेल जो क्लासिकल, जैसे बेसिकली पहले हम देखते हैं कि जो हम चीज़ें क्लासिकल और मैक्रो लेवल पे फिज़िक्स पढ़ते हैं ना, वो बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव हो जाती है बिल्कुल क्वांटम लेवल पे चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं. जैसे हमने देखा एनर्जी है, वहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूस है, यहाँ पे एनर्जी क्वांटाइज्ड हो जाती है. ठीक है, तो क्वांटम लेवल पे आके चीज़ें इतनी काउंटर इंट्यूटिव हो जाती है ना कि योर ब्रेन इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट. तो इसका एग्जांपल जैसे सुपर फ्लूइडिटी हो गई, सुपर कंडक्टिविटी हो गई. सुपर कंडक्टिविटी आप मतलब सोच नहीं सकते कि इफ़ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ पासिंग थ्रू ए वायर, उसमें एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा है. ठीक है, देयर ज़ीरो रेजिस्टेंस. यू कैन नॉट इवन थिंक ए सुपर फ्लूइड लाइक हीलियम के जो हीलियम है इट इज़ क्लाइंबिंग अप द वॉल्स. ठीक है, विदाउट एनी थिंग इट इज़ क्लाइंबिंग अप द वॉल्स. और यू कैन नॉट इवन थिंक कि इफ़ यू आर पुशिंग अ वाटर तो यू विल नॉट फेस एनी फ्रिक्शन. ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई पुश नहीं है वाटर की तरफ से. योर हैंड विल डायरेक्टली गो इन टू द वाटर. ठीक है, सो दोज थिंग्स इट इज़ काउंटर इंट्यूटिव इफ़ यू गो इन द क्वांटम मैकेनिक्स लेवल. सो क्वांटम लेवल को ही स्टडी करने का एक मेथड है कि टू स्टडी द कि हाउ द एटम्स आर द पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दे आर अरेंज इनटू दैट स्पेस. ठीक है, अरेंज एट अ क्वांटम लेवल. सो दैट इज़ व्हाट द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. सो मिस्टर बोस हैज़ एम्प्लॉय अ न्यू स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ फोटोन स्टेट्स, जो कि पहले फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती थी एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती थी. ठीक है, अब ही हैज़ एम्प्लॉयड अ न्यू new method of counting. So he treat photon as a indistinguishable. So his method is कि पहले जो होता था वो होता था कि अगर एक होटल है, उसके अंदर ये मेरे फ्लोर्स हैं. ठीक है, और हर फ्लोर पे मेरे रूम्स हैं. सपोज दीज आर माय रूम्स. तो एज पर अर्लियर वन के मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का था कि कोई भी फ्लोर और कोई भी एटम
एक जगह ले सकता है, कोई भी फ्लोर कोई भी एटम, ठीक है। और जो हमारा फिर फर्मी डिराक का आया, ठीक है, इन दैट ही सेड के नो टू एटम्स, नो टू इलेक्ट्रॉन विल बी इन द सेम रूम, ठीक है। सो सपोज 1 इलेक्ट्रॉन इस रूम में है, सो इस फ्लोर पे फिर ये इलेक्ट्रॉन होगा, इस फ्लोर पे ये इलेक्ट्रॉन होगा, इस फ्लोर पे इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। हर फ्लोर पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक ही रूम में रहेगा। देन द बोस वाला जो देन द दिस बोस का जो हमारा स्टैटिकल मेथड था काउंटिंग का, ही सेड के द नंबर ऑफ फोटोन्स कैन पाइल अप इन अ सेम रूम, ठीक है। एक ही रूम के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल फोटोन्स पाइल्ड अप इन द सेम रूम, ठीक है। इन द सेम रूम ऑल्सो इट कैन पाइल्ड अप, सो दैट इज अ डिफरेंस। बाकी आप यूनिवर्सिटी फिजिक्स में पढ़ेंगे तो यू विल गेट मोर डीप इनटू इट। आई हैव जस्ट गिवन यू अ वेरी लेमैन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन in suggested by S. N. Bose. So for the photon he has suggested that the photon is indistinguishable, not unique or identifiable. So new counting method he has suggested. So in that case it can be piled up in one state, one energy state it can be piled up. अब यहाँ पे क्या है मेरा कि बिकॉज ऑफ दिस काउंटिंग मेथड इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ 3 थिंग्स। वन इज के इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वन मोर स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमने ऑलरेडी स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी हुई है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है एंड द प्लाज्मा, ये सारी होती हैं जिसमें एटम्स और द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग और उसके अंदर एनर्जी होती है। इस स्टेट में क्या होती है ना, हमें एटम्स और उनसे सारी की सारी एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। वी मेक देम एनर्जी लेस, एनर्जी लेस हो गई तो दैट मीन्स के दे आर नॉट हैविंग एनी एनर्जी, सो दैट मीन्स देयर वेवलेंथ इज ऑलमोस्ट गेटिंग फ्लैट, ठीक है। सो सारे जो मिलके सारे एक लो एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं एंड दे मेक अ बिग सुपर एटम, ठीक है। ये पहले क्या होता है, सारे इसके सारे एटम अलग अलग वाइब्रेट कर रहे होते हैं। देन इफ़ यू टेक आउट द एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स, सो एक सारे के सारे मिलके एक लो एनर्जी स्टेट पे आ जाते हैं। जो जीरो एनर्जी स्टेट है उनकी वेवलेंथ जो होगी बिल्कुल फ्लैट हो गई एंड दे मेक इट अ सुपर एटम। और वहाँ पे क्या होती है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ ड्रास्टिकली चेंज हो जाती हैं, ठीक है। दैट गेव टू राइज ऑफ न्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारा इतनी काउंटर इंट्यूटिव होती हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल to get those properties in a classical or the macro level, ठीक है। That is what we have got it in from the Bose-Einstein condensate. So once we have studied this state of matter, Bose-Einstein condensate, when we take out the energy from the electron, when we cool down the atom at a individual level, तो सारे के सारे atoms जो हैं they fall down at a low energy state और they become a super atom. तो यहाँ पे जो properties होती हैं that got so much advanced कि that led to the development of our futuristic technologies like quantum computing is because of on the basis of this, the atomic clocks, the highly precision timekeeping, it is because of getting into this state, Bose-Einstein condensate state. So this led to the development of futuristic technologies. Then because of this new counting method he has sent a paper to Einstein and Einstein extended the same to the atoms also, and atoms where the atoms which are bosons means integer spins जिसमें, ठीक है, he has extended to the atoms which, and the same counting method he extended it. So that's why their contribution has been together, Einstein and boson. Then he has with this counting method he could able to prove the correct black body radiation and he could able to prove कि why there is an ultraviolet catastrophe, जो कि क्लासिकल हमने देखा था क्लासिकल फिजिक्स में इट हैपन्स है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी. सो ही हैज़ गिवन अ एक तो सबसे पहले प्लैंक ने अपना मैथमेटिकल प्रूफ दिया था, देन आइंस्टाइन ऑल्सो प्रेजेंटेड, देन with this new method he also presented correct explanation of black body radiation. ठीक है, एंड देन फाइनली जो मेन जो आउटकम आया इसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो है कंडेंसेट हो गए एट अ लो एनर्जी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में, एंड दैट गिव राइज टू अ न्यू सेट ऑफ स्टेट विच इज़ हैविंग अ अनरियलिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम सोच भी नहीं पाते, जैसे उसकी फ्रिक्शन ज़ीरो हो गया, विस्कोसिटी ज़ीरो हो गई, इट इज़ क्लाइंबिंग अप द वॉल्स. ठीक है, सो दो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ इट हैज़ बिकम. So for instance they have done a experiment on a gas of boson which is they have taken I think rubidium, they cool down to extremely low temperature. तो उनके जो है एटम्स हैं, एटम्स इनिशियली क्या होते हैं लो टेम्परेचर पे, सो एटम्स हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, दे जिगल, दे वाइब्रेट, रैंडमली वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओ उनके क्वांटम इफेक्ट डोमिनेट होने लगते हैं. ठीक है, दे स्लो डाउन, उनकी एनर्जी कम होने लगती है, दे स्लो डाउन, देन दे पाइल्ड अप इनटू अ लो एनर्जी स्टेट.
ठीक है, दे ऑल द बोसॉन्स पाइल्ड अप इनटू अ लो एनर्जी स्टेट एंड वी कॉल दिस लो एनर्जी स्टेट, सपोज दे पाइल्ड अप इन अ लो एनर्जी, एक सेम एनर्जी में सारे के सारे एक साथ आ गए, ठीक है, एक ये एनर्जी लेवल हो गया सपोज मेरा, ठीक है, एक ये एनर्जी लेवल हो गया, एक ये एनर्जी लेवल हो गया, तो दे पाइल्ड अप इन द सेम एनर्जी स्टेट, सारे के सारे सेम एनर्जी स्टेट में आ गए. सो वी कैन से कि इन सारी की सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो गई. सो वी कॉल देम अ सुपर एटम, वी कॉल देम अ सुपर एटम. सो प्रॉपर्टीज सच एज सुपर फ्लूइडिटी हो गई कि मतलब देयर इज़ नो फ्रिक्शन इनटू इट, जीरो फ्रिक्शन है, ठीक है. सो सुपर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो द सेम फिनोमेना, सुपर फ्लूइडिटी इज ऑल्सो द सेम फिनोमेना. सो दिस ऑल लेट्स टू द सुपर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज फॉर अस, ठीक है. जो क्वांटम कंप्यूटिंग हम लोग देख रहे हैं, तो एडवांसमेंट इन द क्वांटम कंप्यूटिंग इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है. सो दैट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर एस.एन. बोस. It's beginning with the different set of counting of photon states, ठीक है. उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का हमारा वी हैव गॉट अ न्यू मैटर स्टेट, राइट, ठीक है. चलो आगे चलते हैं, विल सी. अब देखते हैं हम व्हाट आर द नेचर ऑफ फिजिकल लॉस. फिजिकल लॉस का नेचर क्या होता है? सबसे पहला होता है यूनिवर्सैलिटी, ठीक है. यूनिवर्सैलिटी तो हम लोग चलो पहले हम ये देख लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू सी के इसके अंदर की चीज़ें, ठीक है. पहले हम मेन अपना पढ़ लेते हैं. तो इसके अंदर जो मतलब बेसिकली हमारे को जो यहाँ पे दे रखा है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज में, तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे हमारा दे रखा है कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉज में व्हाट आर द ये सारी चीज़ें जो दे रखी है टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, लाइक यूनिवर्सैलिटी के यू हैव टू फर्स्ट ऑब्जर्व देम, देन यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंटेशन, देन यू हैव टू समराइज, यू हैव टू मैथमेटिकली फॉर्म देम. इट इज़ नॉट लाइक रैंडम थिंग, यू हैव टू हैव अ सिस्टमेटिक साइंटिफिक मेथड टू ड्राइव द फिजिकल लॉज. तो यहाँ पे वो चीज़ें दे रखी हैं. देन हेयर इट इज़ गिवन के कुछ एक क्वांटिटीज़ दे आर कंजर्व्ड इन द फिजिकल लॉज के वो टाइम के साथ कंजर्व रहती है, इट वोंट चेंज विद टाइम. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. और फिर उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है. ये यहाँ से यहाँ तक सारा एनर्जी कंजर्वेशन है. और ये फिर मेरा जनरल एनर्जी कंजर्वेशन है. ये मेरा दिस सेक्शन इज माई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये देखेंगे. फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारा, ठीक है. देन वी आर गोइंग टू सी कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ मास देखेंगे. देन हाउ द आइंस्टाइन थ्योरी हैज़ टर्न अराउंड द कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास इज नॉट जस्ट मास इज ऑल्सो लाइक अ फ्रोजन एनर्जी, ठीक है. सो इट कंटेन्स एनर्जी इन टू इट, ठीक है. विद दिस इक्वेशन ही हैज़ प्रूव दैट. In the nuclear process we have seen the conversion of the mass got converted into energy, so that we are going to see. उसके बाद हम देखेंगे linear momentum and angular momentum, they are also the conserved properties, ठीक है. अब इतना देखते हैं, फिर उसके बाद we'll proceed. पहले देखते हैं हम. तो नेचर ऑफ फिजिकल लॉज क्या होते हैं? फर्स्ट होता है यूनिवर्सैलिटी, ठीक है. वी हैव ऑलरेडी सीन इट, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, कि एप्पल पे भी सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगता है. एंड द प्लैनेट विच इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, दे ऑल्सो हैव द सेम यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है. एंड जो जितने भी लॉज होते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन योर साइंटिफिक प्रिंसिपल. साइंटिफिक प्रिंसिपल मीन्स के दे फॉलो अ सर्टेन सेट ऑफ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू रीच दिस लॉज. फर्स्ट इज दे ऑब्जर्व द थिंग्स, दे डू द एक्सपेरिमेंटेशन, एंड दे प्रेजेंट अ लॉजिकल रीजनिंग, एंड दे एक्सप्रेस दोज थिंग्स मैथमेटिकली, and precisely they come up with a mathematical formulation like F is equal to ma. So earlier it was the force जो होती थी पहले, it was just a descriptive sense के force. Later on Newton has quantified it. So with the observation, with then experimentation, then with logical reasoning and experimentally, and with the mathematically he has come up with the expression F is equal to ma. मोस्ट ऑफ द फिजिकल लॉज क्वांटम फिजिक्स के बर्थ से पहले इट वाज डिटर्मिनिस्टिक, के क्लासिकल लेवल पे, मैक्रो लेवल पे स्टिल इट इज़ डिटर्मिनिस्टिक. कि आपने इफ़ यू नो द फोर्स राइट नाउ, यू विल नो कि पार्टिकल 10 मिनट या 10 सेकंड बाद कहाँ पे होगा. सो इट इज़ लाइक कि फ्यूचर प्रेडिक्टेड होता था. इट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक. बट जैसे जैसे क्वांटम लेवल पे हम लोग स्टडी करते गए, तो फिजिकल लॉस हैज़ बिकम मोर प्रोबेबिलिस्टिक रादर देन डिटर्मिनिस्टिक. लाइक क्लासिकल में अगर प्रोजेक्टाइल को आप एक एंगल से फेंकेंगे किसी वेलोसिटी से, यू नो कि कहाँ पे जाके गिरेगी वो. सो दैट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल. यहाँ पे क्वांटम में आ गया प्रोबेबिलिस्टिक, वहाँ पे इट इज़ नॉट, यू कुड नॉट एबल टू डिटरमाइन, ठीक है. फिर अर्लियर इट वाज अप्रॉक्सीमेट, एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेट, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, बिकॉज न्यूटन्स लॉस आप देखोगे ऑन एवरीडे स्पीड इट इज़ एप्लीकेबल, ठीक है, बट नॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. And there is a deep connection between the symmetry and the conservation that has been presented by the Noether's theorem. Deep symmetry and the conservation. So time symmetry जो होती है, time symmetry मतलब कि if you do an experiment right now, 1 year later, 2 year later, so the results will be the same one, ठीक है. There is a time symmetry. So time symmetry जो explain होती है through the energy conservation. Time symmetry comes up from the energy conservation. Then there is a space symmetry, के experiment का कोई एक particular space कोई नहीं है, कि मतलब कि एक specific space है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एक रिजल्ट
देगा, अलग स्पेस पे अलग रिजल्ट देगा. सो देयर इज अ स्पेस सिमेट्री, हर स्पेस पे रिजल्ट सेम आएगा. सो दैट इज लिंक्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. देन देयर इज अ रोटेशनल सिमेट्री, कि आप एक एंगल पे अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या दूसरे एंगल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तीसरे एंगल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सो इन द रोटेशनल सिमेट्री इज ऑल्सो देयर, किसी भी एंगल पे करेंगे रिजल्ट आपके सेम आएंगे. सो दैट इज़ बीन लिंक्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो ये तीनों हैं, और भी होती हैं जैसे हमारे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लिंक्ड विद वन ऑफ द गेज सिमेट्री. देन देर आर बेरियन सिमेट्री, वो सारा क्वांटम लेवल की चीज़ें हैं, दैट इज़ नॉट अंडर अ स्कोप, यूनिवर्सिटी लेवल का स्कोप है, बट दीज थ्री इज़ बीन मैंशनड इन NCERT, so that I have already told. Then these physical laws, they are discovered and they are not invented, they are already there, we are not aware about it, but as we keep on observing, जैसे जैसे हम लोग डीप वाई में घुसते जाते हैं, we keep on discovering the laws and these are beyond culture and beyond belief. ठीक है, it is not as per one culture or one belief that you present any physical laws. This is beyond culture, beyond beliefs. Okay, then we have the conservation of energy, and then we have the फिर we are going to study the energy conservation. ठीक है, कंजर्वेशन पढ़ते हैं हम. फर्स्ट उसमें पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द जनरल एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि हमारी NCERT में दिया हुआ है. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में मीन्स के मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, दैट मीन्स उसका मोशन एनर्जी और जो एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है, दैट इज कंजर्व. ठीक है, ये कब होता है, व्हेन यू ओनली हैव द कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, इट इज़ नॉट हैपनिंग इन द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स सो F एक्सटर्नल इज जीरो. इन दोनों केस में होता है, व्हेन द F एक्सटर्नल इज जीरो एंड व्हेन यू हैव ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे आपकी ग्रेविटी हो गई और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस. इन दोनों फोर्सेस में वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बट देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन टू इट. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल देखते हैं हम कि फ्री फॉल वाले केस में सपोज यहाँ पे इसकी एनर्जी 10 है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज़ माय पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज़ माय काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे रेस्ट से मैंने पार्टिकल को छोड़ा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और ये हाइट पे है, सम हाइट पे है, सपोज वी टेक इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 10. ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 10. फिर ये बीच में कहीं पे पहुंचा तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई बिकॉज इसकी वेलोसिटी बढ़ गई. तो यहाँ पे भी नेट एनर्जी रहेगी 10, बट दोनों हर मोमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है. तो हर मोमेंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी, बट टोटल एनर्जी मेरी हर मोमेंट पे सेम रहेगी. सपोज ये बॉटम पे जाके बिल्कुल 0 हो गई, यहाँ पे बॉटम पे जाके हिट किया, यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी मेरी मैक्सिमम हो गई 10, एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्टिल कंजर्व. देन इसके बाद अगर इसका इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, बिल्कुल no energy loss is happening, that is we are taking कि no non-conservative forces are there, so no energy loss is there. so ये फिर then started going up, जब ये ऊपर जाना शुरू कर देगी, then again यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से फिर ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर से 5 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई. फिर ये टॉप पे पहुँचा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और ये पोटेंशियल एनर्जी 10 हो गई. सो तीनों के हमने देखे कि नीचे से ऊपर से नीचे आने में और नीचे से ऊपर जाने में मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. ठीक है, और हर पॉइंट पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहेगी एट ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, हर पॉइंट पे दोनों की इंडिविजुअल चेंज होती रहेगी, बट माई टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. और वो कब होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में, एंड माई एक्सटर्नल फोर्स इज 0. सो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी हमने देखा एवरी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, बट मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. सो इसके अंदर जो कंडीशन है कंजर्वेटिव फोर्सेस की है. ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन विद द कंडीशन कमिंग इन कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ. देन देयर इज़ अ जनरल एनर्जी कंजर्वेशन होता है, जनरल लॉ होता है. सो हियर वी हैव सीन के so in this it's been explained that the law is restricted conservative the mechanical energy conservation law is restricted with the conservative forces only. ठीक है, so potential energy is completely converted to kinetic energy when the ball just hit the ground. ठीक है, that is what we have seen. Now another case is the general law of energy conservation, वो कि हर केस में there is no restriction on this general law of energy conservation. Energy is created, energy is not created, energy just transfer from one to another. ठीक है, so that is what a general law of कंजर्वेशन. सो इस केस में ही फ्री फॉल वाले में अगर देखेंगे तो हमारी अगर एयर ट्रैक भी है, ठीक है, एंड माई जैसी बॉल ऊपर से इफ़ आई थ्रो द बॉल एंड इट जस्ट कम ओवर एंड जस्ट यहाँ पे बॉल एकदम स्टिक कर गई. ठीक है, इट इज़ ए प्योरली इन इलास्टिक कॉलिजन हो गया, बॉल विल नॉट राइज अप. ठीक है, पूरी की पूरी वेलोसिटी आके यहाँ पे 0 हो गई. सो इन दिस केस में भी हमारा एनवायरनमेंट और सिस्टम के बीच में द एनर्जी इज़ कंजर्व्ड.
कंजर्व, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टू इट इन द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है. सो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल फोर्सेस, आपकी कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो, एनर्जी कंजर्वेशन जनरल रहेगा. तो फॉलिंग अगर मेरा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, अगर मेरा ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं और मेरा एयर रेजिस्टेंस भी है उसमें, देन एयर रेजिस्टेंस इज माय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है. बिकॉज क्या होगा, जब यहाँ से मेरा बॉल गिर रही होगी, बिकॉज ऑफ एयर ड्रैग मेरा बिकॉज ऑफ एयर ड्रैग हीट एनर्जी जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी दैट विल नॉट बी 100%. जितनी मेरी यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है दैट इज़ नॉट कन्वर्टिंग टू 100% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. यहाँ पे जितनी ये डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी कर रही है, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी में कर रही है. सपोज ये 10 पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करी, तो यहाँ पे 8 काइनेटिक एनर्जी में चली गई, दो सराउंडिंग में चली गई एज अ लॉस, ठीक है, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस एज अ हीट एनर्जी लॉस, ठीक है. तो कंटिन्यूसली मेरी हीट एनर्जी बढ़ती जाएगी. सो यहाँ पे जो मेरी होगी पोटेंशियल एनर्जी इज गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, ठीक है. अभी भी टोटल मेरा तीनों का सेम ही रहेगा, अभी मेरा टोटल एनर्जी सेम ही रहेगी, ठीक है. बट यहाँ पे जो आ गई मैकेनिकल नहीं है, बट वन मोर एनर्जी आ गई, हीट एनर्जी विल ऑल्सो बी देयर, ठीक है. अपने यहाँ पे जब ये बॉटम पे एकदम स्टक कर गया, यहाँ पे जैसे ही स्टिक कर गया, तो देयर विल बी ए साउंड प्रोड्यूस. तो ऑल माई पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, ठीक है. साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. अब साउंड क्या है, साउंड इज नथिंग बट द वेव्स, ठीक है, वेव्स, मैकेनिकल वेव्स. तो साउंड जो जाएगी वो एनवायरनमेंट में जाएगी, दैट इज गोइंग टू वाइब्रेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ आवर एयर. एंड जब ये साउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज गोइंग टू हिट द एयर मॉलिक्यूल्स, दैट इज गोइंग टू वाइब्रेट और उसकी एनर्जी बढ़ा देंगे. सो फाइनली साउंड एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू माय हीट एनर्जी. सो साउंड एनर्जी गॉट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग एंड इट विल इंक्रीज द हीट. सो हमने देखा कि सारी जो एनर्जी है मेरी दैट इज कंजर्व, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है. जो जनरल एनर्जी है वो मेरी टोटल सब में कंजर्व्ड है. जैसे कि हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी हीट एंड काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है. जैसे ही यहाँ पे हिट की तो मेरी हीट थोड़ी सी यहाँ पे मेरी हीट एनर्जी निकली और देन द कंप्लीट इज साउंड एनर्जी. जो मेरी साउंड एनर्जी जो मेरी एनवायरनमेंट में गई दैट गॉट एब्जॉर्ब बाय द एनवायरनमेंट और फिर से वो सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. सो जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 10 थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई मेरी हीट एनर्जी 10 में, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट के कंप्लीट सिस्टम में देखेंगे विद द सराउंडिंग माय एनर्जी कंजर्वेशन इज देयर, ठीक है. सो दैट इट्स बीन रिटन हियर. तो जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू फॉर ऑल द फोर्सेज, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कंजर्वेटिव के लिए भी नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी, ठीक है. देन इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस अगर हम देखें, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है, बट द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल, स्टिल एप्लीकेबल. हमने देखा यहाँ पे कि अगर हमारा Fg है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है प्लस एयर रेजिस्टेंस है, तो जनरल लॉ इज स्टिल वैलिड, मे बी मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, is not conserved. General law of energy conservation is still applicable. So initial potential energy got transformed into heat and sound energy, and the energy from the sound, stone plus surroundings remain unchanged, ठीक है. स्टोन और साउंड की अगर मैं पूरा सिस्टम लेके चलूँ, स्टोन एंड सराउंडिंग, तो उसके बीच में जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है दैट इज़ देयर, कि पूरा हीट एनर्जी मेरी जो मैकेनिकल एनर्जी थी, जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी स्टोन की, दैट गॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है. सो देयर इज़ अ नेट एनर्जी कंजर्वेशन पूरा का पूरा हुआ, दैट नेट एनर्जी रिमेन अनचेंज, ठीक है. सो दैट इज बीइंग टोल्ड. सो जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है मेरा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन दैट इज वैलिड अक्रॉस माइक्रो एंड द मैक्रोस्कोपिक लेवल, सारे लेवल पे होता है, एट योर क्वांटम लेवल ऑल्सो, एट योर क्लासिकल लेवल ऑल्सो. दिस जनरल एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा रहता है, ठीक है. मैकेनिकल एनर्जी, जनरल एनर्जी कंजर्वेशन. सो एट एटॉमिक एंड द न्यूक्लियर और द एलिमेंट्री पार्टिकल लेवल ऑल्सो इट इज़ कंजर्व्ड, ठीक है. सो ऑल द वायलेंट फिनोमिना जितने भी होते हैं यूनिवर्स में, लाइक योर बिग बैंग एंड your formation of stars, so there also the energy is conserved, ठीक है. सिस्टम और जो सिस्टम और एनवायरनमेंट की टोटल की एनर्जी विल ऑलवेज भी कंजर्व, ठीक है. अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है. सो हमने देखा यहाँ पे बॉल और सराउंडिंग की एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी नेवर लॉस्ट, ओनली ट्रांसफर्ड, एनर्जी नेवर गॉट लॉस्ट, ओनली गेट ट्रांसफर्ड विद द यूनिवर्स. अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास. सो बिफोर आइंस्टाइन मास वॉज कंजर्व्ड, ठीक है. बिफोर आइंस्टाइन वी हैव नेवर गॉट इनटू द न्यूक्लियर रिएक्शंस. सो बिफोर दैट इट वाज द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इट्स जस्ट द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. तो पहले ये फॉर इंस्टेंस ये एटम्स ऐसे अरेंज है. नाउ वी गॉट अ केमिकल रिएक्शन विथ O2, two of O2, then we have got two molecules of H2O and CO2. So it is just the, if you see here, it is just the rearrangement of atoms between the reactants and the products. It is just the rearrangement of our atoms. और इसके अंदर ये क्या होता था, अगर मेरी इनिशियल एनर्जी मेरी ज़्यादा है और फाइनल की एनर्जी मेरी कम है, तो देन इन दैट केस इट विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर इनिशियल की एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल की मेरी ज़्यादा है, देन इट रिक्वायर्स
इट इज़ एन एंडोथर्मिक। और अगर मेरी बाइंडिंग एनर्जी इसकी ज़्यादा है तो इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है जो मेरे प्रोडक्ट से, सो एंडोथर्मिक होगा क्योंकि मेरे को एनर्जी चाहिए होगी टू ब्रेक द बॉन्ड। अगर इसकी मेरी कम है और इसकी ज़्यादा है देन माई रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। अगर मेरी C+D की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है देन माई A+B, ठीक है, देन द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट देयर अर्लियर के मास तो पूरा का पूरा कंजर्व्ड है। टोटल मास आप देखो यहाँ पे H2O का, CO2 का, ये सारे के सारे जो है मास तो पूरा का पूरा कंजर्व्ड है। यहाँ पे भी मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर, जो एटम्स हैं, तो देर इज़ नो लॉस ऑफ मास पूरा का पूरा कंजर्व्ड है। सो दैट्स वाई बिफोर आइंस्टाइन इट वॉज सेड कि मास इज टोटली कंजर्व्ड इन ऑल द केमिकल रिएक्शंस, बट लेटर ऑन chemical reaction is just merely arrangement of atom, no mass is destroyed here. So total mass of A+B, we have seen total mass of C+D, there is no change of mass. But Einstein has come up with E is equal to mc square in the nuclear reaction. In the nuclear reaction we have seen mass got converted into energy, ठीक है। हम न्यूक्लियर रिएक्शन वाले जब लेक्चर देखेंगे उसमें वी विल सी के द मास लॉस इज़ देयर, ठीक है। यहाँ पे तो मास लॉस नहीं हो रहा, वी हैव सीन हियर द मास लॉस इज़ नॉट देयर, बट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इफ वी सी के सम मास डिफेक्ट इज़ देयर, मास इज़ गेटिंग लॉस्ट इन द फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स, तो दैट मास लॉस नथिंग बट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा भी मास लॉस होगा, C स्क्वायर मीन्स 3.3 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर, ठीक है। एक छोटा सा भी मास लॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दैट्स वाई इन द न्यूक्लियर रिएक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ मास गेट लॉस्ट एंड दैट गॉट कन्वर्टेड टू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो आइंस्टाइन हैज़ प्रपोज दैट मास इज़ नथिंग बट अ फ्रोजन एनर्जी, ठीक है। अभी तक उसमें एनर्जी है, इट इज़ अ फ्रोजन एनर्जी, और एनर्जी इज़ नथिंग बट अ लिबरेटेड मास, ठीक है। तो एनर्जी जो हो गई तो मास गॉट लिबरेटेड, और अगर मास है इट इज़ नथिंग बट द फ्रोजन एनर्जी, ठीक है। सो दैट इज़ what's it's been mentioned here कि until the Einstein theory law of conservation of mass was there, since the matter was indestructible, कोई matter was indestructible before the nuclear processes. So chemical reaction होते थे उनमें बस rearrangement of atoms होता था to form different molecules. So it was totally just rearrangement of atoms. तो rearrangement of atoms होता था, there is no destroy of atoms, so total mass of the reactant is same as that, and but with the advent of Einstein theory is equal to mc square, in the nuclear process we got mass got converted to energy, that led to the generation of nuclear power generation and nuclear explosions, ठीक है। जो energy होती है that we use for the power generation and sometimes for the destructive purpose which is for nuclear explosions we use, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कि यहाँ पे वी हैव सीन द एनर्जी देख लिया हमने, वन ऑफ द कंजर्वेशन एनर्जी का, तो वी हैव सीन एनर्जी इज़ गेटिंग कंजर्व। अब देखते हैं हम कि अपार्ट फ्रॉम एनर्जी, तो एनर्जी इज़ माई स्केलर क्वांटिटी, अपार्ट फ्रॉम एनर्जी स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट इज़ ओनली हैविंग द मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर टू मोर फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंजर्व, विच इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम, एंड दीज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, दे बोथ हैव आर मैग्नीट्यूड एंड direction, ठीक है। So in the isolated system these are also the conserved quantities, so with the time they will not change, initial जो है final पे भी वही होगा after some time also, ठीक है। So now we are going to study this. So ये जो बेसिक कंजर्वेशन जो लॉज होते हैं मेरे, लाइक दिस जनरल एनर्जी कंजर्वेशन एंड दिस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो दीज बेसिक कंजर्वेशन लॉज अक्रॉस ऑल द डोमेन रिमेन सेम, इवन in those domain Newton's laws are not valid. So Newton's laws हमने देखे थे, they are not valid at a atomic scale, quantum level पे Newton's laws valid नहीं रहते, but ये जो conservation laws होते हैं ना मेरे, कि this conservation of linear momentum, angular momentum and my energy, these are valid for classical level also, macro level also, and micro and the quantum level also. So here it is mentioned, so vectors energy as my scalar, conservation of scalar quantity energy, and this conservation of momentum and linear momentum are vectors. So conservation laws हमने देखा they are valid in all the domain, even though the Newton's laws are not valid. So like for instance Newton's laws are not valid in the class, Newton's laws are valid in classical physics only, where the speeds are low and at a macro level, but conservation of law they are valid in classical also, quantum also, and relativistic also. Relativistic means at a speed of light, quantum means at a micro level. So conservation, these three laws are valid at across all the level.
लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें फोटोन एग्जांपल है फोटोन कोलिजन का, यहाँ पे न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड बिकॉज फोटोन इज हैविंग ए जीरो मास, सो इट शुड बी हैविंग जीरो फोर्स। बट हमने देखा कि फोटोन का दे गिव अ फोर्स बिकॉज दे हैव अ मोमेंटम हमें दी जाती है E/c से, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे फोटोन इज नॉट हैविंग द मोमेंटम एंड ही इज नॉट हैविंग द फोर्स, बट एट अ क्वांटम लेवल इफ वी सी न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड, सो एट अ क्वांटम लेवल वी सी देयर इज अ फोटोन विच इज बीन गिवन बाय E/c, ठीक है, at a atomic level, so it carries momentum. So we have seen in this case photon collision, our Newton's laws are not valid, but our conservation of momentum will be valid here, ठीक है। नाउ कंजर्वेशन लॉस जो होते हैं हमारे, दीज लॉस आर वेरी मच important and required whenever there is a whenever the system dynamics is quite complex, like for instance during collision के अंदर इतनी complicated forces आ जाती हैं तो it is difficult to analyze that complex situation but with the momentum conservation like initial और final momentum, हम उस moment को analyze नहीं कर रहे जब collision हो रहा है, but उससे पहले और उसके बाद हमारा को पता है कि हमारे conservation loss की वजह से we could able to bypass that complications and we could able to get our parameters like velocity, acceleration. If we need to find out that, we can get our parameter by avoiding this with the momentum conservation, ठीक है। that we will see जब हम पढ़ेंगे, हम impulse and collisions वाला चैप्टर पढ़ेंगे in mechanics 2, there we are going to use a lot of conservation of momentum. जब भी collision होता है तो एक इक्वेशन हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बनेगी बिकॉज इट बाईपासेस योर कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन। लाइक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम देखें इस वाले कोलिजन वाले केस में, सपोज इट इज मूविंग विद U1, इट इज मूविंग विद U2, ठीक है। अब दोनों कोलाइड करेंगे, दोनों जब ये कोलाइड कर रहे होंगे यू नेवर नो कि हाउ द फोर्सेस इज बीन देयर, जब दोनों कोलाइड कर रहे होंगे कितनी किस डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रही होगी, यू विल नेवर नो कोलिजन वाले टाइम पे। बट कोलिजन के पहले जो होगी मेरी मोमेंटम और सिस्टम मेरा आइसोलेटेड है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो मोमेंटम के बाद भी अगर ये दोनों जब कोलाइड किए और उसके बाद दे स्टार्टेड मूविंग विद देयर डिफरेंट वेलोसिटीज, तो टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व, ठीक है। इनिशियली जो ये मोमेंटम होगी m1u1 m1u2, ये m2u2 ये इनकी इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम विल बी m1v1 m2v2, ठीक है। दोनों की मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वी हैव टू कंसीडर द दिस with the directions also. Suppose this direction if I'll take it some I, this will be minus I, this will be minus I and this will be plus I, ठीक है। So we have to conserve it with the vector, ठीक है, डायरेक्शन लेके चलना पड़ेगा। सेम वे मेरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम होता है, इट इज़ एंगुलर मोमेंटम होता है कि रोटेशनल लेवल पे मेरा मोमेंटम कंजर्वेशन, और वो मेरा दिया जाता है एंगुलर मोमेंटम, इट्स नथिंग बट माई आई इंटू ओमेगा। ओमेगा इज़ माई रोटेशनल स्पीड, आई इज़ माई इट इज़ ए रोटेशनल एनालॉग ऑफ आवर मास, ठीक है। मास like inertia in the rotation, I is nothing but the moment of inertia in the moment of rotation means कि बॉडी अपने रोटेशन को कितना अवॉइड करेगी, कितना रेजिस्ट करेगी, दैट इज़ व्हाट इज गिवन बाय आई। तो अगर इस लेडी ने आर्म्स फैला रखे हैं, दैट मीन्स शी इज़ अवॉइडिंग द रोटेशन। अवॉइडिंग द रोटेशन मीन्स कि इसका आई ज़्यादा है, दैट मीन्स इसका W कम है, ठीक है। इट इज़ मूविंग विद अ लो ओमेगा, ठीक है। आप इसने जो आर्म्स फोल्ड कर दिए, दैट मीन्स इसका रोटेशनल आई कम हो गया, दैट मीन्स ओमेगा बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट अ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इफ देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज देयर, देन वी कैन सी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो because of this conservation law, there's a universality into it, and this conservation laws are always valid in all the frames, in all the level, quantum level ले लो आप, macro level ले लो, in all the level it is there. So it is quite easy to predict certain things. So because of that only Wolfgang Pauli predicted the in the beta decay the one more particle which is called neutrino, ठीक है। He has predicted that neutrino and he has predicted neutrino in the beta decay before it was even experimentally proved, just because he knew there is a conservation of energy and the momentum is there, but in the reaction in this beta decay we could able to see we could not able to conserve until and unless there is one more extra particle is there, we could not able to conserve the energy and momentum. So that's why he concluded there must be some extra particle into it which is called neutrino. So that's what it's been predicted by Wolfgang Pauli. So here that is what in the beta decay, here we have seen linear momentum conservation, it is helps us in complication and bypass the complication and predict and rule out the possible outcome of the collision. We will directly go and jump and get bypass those complicated forces, and we can solve the problem with the conservation of momentum.
तो हेयर वी हैव सीन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है. हेयर वी हैव सीन इन द बीटा डिके poly because existence of new particle emitted in the beta decay along with the electron which is called neutrino. Now we will see the symmetries of nature and how the symmetries of nature linked with conservation laws. That is what we are going to see, and so let's see that. So symmetries of nature, it is like a laws of nature. First of laws of nature do not change. Okay, do not change laws of nature. So that is what the symmetry of nature. So in time also they don't change. Time means today you are going to you are having the laws of nature. ठीक है, gravitation law जो आज होगा वही after 1 year होगा gravitation law. It is not like a gravitation law is going to change. ठीक है, so law हमेशा same रहेगा. So that is linked with the conservation of energy. So ये conservation कैसे link करता है? It's been given by the Noether's theorem. So that is not in our scope, but I am telling you कि जो सिमेट्री ऑफ टाइम होती है कि आज एक्सपेरिमेंट आप करो, आज करो या साल भर बाद करो, वो लिंक होता है एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी से. स्पेस से लेकर मींस के कोई भी फिजिकल लॉस का कोई प्रिफर्ड टाइम नहीं होता, कोई प्रिफर्ड स्पेस नहीं होता, नो प्रिफर्ड लोकेशन. तो दैट इज लिंक्ड विद योर एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. दैट इज लिंक्ड विद योर लीनियर मोमेंटम. लाइक फॉर इंस्टेंस आपके पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं. लाइक ग्रेविटी जो है अर्थ पे कुछ और होगी, मून पे कुछ और होगी, बट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट विल बी सेम इन ऑल द स्पेस. ठीक है, ऑल द स्पेस देयर इज नो प्रिफर्ड लोकेशन फॉर द फिजिकल लॉस. सेम वे आइसोट्रॉपिक स्पेस मीन्स के इन द एंगल. ठीक है, देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन, कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है एक्सपेरिमेंट की, आप किसी भी डायरेक्शन में करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट. तो ये लिंक होता है आपका एंगुलर मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो दीज 3 सिमेट्रीज आर लिंक्ड विद दीज 3 कंजर्वेशन लॉस. तो टाइम मेरा लिंक होता है एनर्जी से, स्पेस मेरा लिंक होता है लीनियर मोमेंटम से, आइसोट्रोपिक स्पेस लिंक करता है मेरा एंगुलर मोमेंटम से. सो जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. चार्ज जो होता है मेरा एक और होता है चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं. सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ऑल्सो लिंक विद गेज सिमेट्री. सो गेज सिमेट्री होता है एक, दैट इज लिंक विद चार्ज कंजर्वेशन. ठीक है, और भी कुछ एक क्वांटिटीज़ होती हैं जो कंजर्व होती है. लाइक हेयर इट इज़ बीन मेंशन लाइक स्पिन, बेरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस एंड हाइपर चार्ज, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैम. दिस इज हाई लेवल फिजिक्स. सो यू वंस यू विल गॉट इनटू यूनिवर्सिटी एंड यू आर गोइंग डीप इनटू द फिजिक्स, देन यू विल लर्न ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, स्पिन नंबर, बेरियन नंबर. स्पिन किस तरीके का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर और फुल होल नंबर स्पिन. बेरियन, स्ट्रेंजनेस, हाइपर चार्ज. सो दिस इज ऑल्सो ठीक है. सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. कंजर्वेशन लॉ इज द आउटकम जो है. सो इट इज़ बीन सेड कि दीज कंजर्वेशन लॉज जो होते हैं हमारे, इट कैन नॉट बी प्रूव, बट विद द एक्सपेरिमेंटेशन एंड विद द ऑब्जर्वेशन दिस कैन ओनली बी ऑब्जर्व विद द एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, इट कैन नॉट बी प्रूव कि आप प्रूफ लेके नहीं बैठोगे कि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रूव करोगे. इट कुड नॉट बी पॉसिबल, बट ओनली थ्रू द ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन एंड विद द एक्सपेरिमेंट यू कुड एबल टू सी कि these laws are conserved in the nature. ठीक है, that is what it's been written here. Okay. और हमने देख लिया कि हेयर सिमेट्रीज ऑफ नेचर के लॉज डू नॉट चेंज विद टाइम, एंड सो इफ़ यू डू द एक्सपेरिमेंट टुडे एंड आफ्टर अ ईयर यू विल गेट द सेम रिजल्ट. सो दैट इज टाइम जो है रिलेटेड विद योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. स्पेस इज होमोजीनियस, देयर इज नो प्रिफर्ड स्पेस, सो प्रिफर्ड लोकेशन नहीं है कोई भी किसी भी फिजिकल लॉ की इन द यूनिवर्स. सो दैट इज लिंक्ड विद योर लीनियर मोमेंटम, and so laws of nature are same everywhere. So here it has been given an example कि acceleration due to gravity में भी moon पे अलग है, say 1/6 of earth है, but law of gravitation is same on moon and earth both. The translation in the space, conservation of linear momentum, ये वाला हमारा space वाला. Then the conservation of linear, and then isotropy of space, there is no intrinsic direction नहीं है, कोई भी preferred direction नहीं है space में, so that is been linked with angular momentum, conservation of loss. Then there is a conservation of law of charge भी होता है एक. ठीक है, that we have seen, it is because of gauge symmetries, right. तो I think हो गया हमारा, बस हम ये लास्ट देखते हैं. so बुक में एक बार देख लेते हैं. so I think हमने ये देख लिया, but this Mr. C.V. Raman's contribution is pending. ये हमने देख लिया, we have seen this part also. These are all the same thing we have already studied. और इसकी जो exercises हैं, this is थोड़ी मतलब it is not थोड़ी philosophical answers वाली exercises हैं इसकी. It is not like you will get some exact thing. हर किसी question का answer it depends
ऑन योर थिंग ओनली, सो इट इज़ क्वाइट सब्जेक्टिव. तो यहाँ ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस, बट नेक्स्ट लेक्चर से जो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे वहाँ से हम लोग एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इजी होंगे, जो विद द पढ़ने के साथ ही हमें पता है वी जस्ट हैव टू पुट द फार्मूला एंड वी जस्ट हैव टू पुट द नंबर्स. वो वाले क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे. बाकी कोशिश करेंगे हम लोग ये एक्सरसाइजेस मैक्सिमम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर. इसकी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी डिस्क्रिप्टिव आंसर है एंड इट इज़ क्वाइट सब्जेक्टिव. इट इज़ नॉट वन सेट ऑफ आंसर, इट इज़ नॉट देयर. ठीक है, तो अब हम लास्ट देख लेते हैं. विल सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर सी.वी. रमन. ठीक है, सो इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था दैट इज़ इन द वाइब्रेशंस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अल्ट्रासोनिक एंड डिफ्रेक्शन. तो मेजर था रमन इफेक्ट फॉर विच ही इज़ गॉट अ नोबेल प्राइज, दैट इज़ अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the molecules of medium. So we have already seen it in inelastic scattering of light. तो इसमें क्या होता है कि basically whenever this is by the molecule in the air. ठीक है, whenever the light is passing and it just struck the molecule of air, तो इसके अंदर क्या होता है कि it absorb and then excite हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन and then they release the photon. तो मैक्सिमम होती है 99% जो होती है मेरी स्कैटरिंग होती है वो जो मेरी इसकी वेवलेंथ होती है स्कैटरिंग की. तो नो एनर्जी विल बी अब्जॉर्ब्ड इनटू इट, कि जितनी जो भी मेरी एनर्जी आएगी, सपोज मेरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसकी है फोटोन की, इट विल गो विद द 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. नो चेंज इन द एनर्जी. तो इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, दैट इज 99% ऑफ द केसेस विच वी कॉल्ड अ रेले स्कैटरिंग. एंड एनर्जी इज रिलेटेड विद द लैम्डा, कि जितनी हाई एनर्जी होगी उतना कम मेरा लैम्डा होगा. तो इस केस में कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, तो माई लैम्डा इज सेम. बट रमन ही हैज़ प्रूव्ड दैट देयर इज एन इलास्टिक स्कैटरिंग, सम एनर्जी गॉट एब्जॉर्ब. जो फोटोन की यहाँ पे फोटोन की एनर्जी है दैट गॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू इट्स रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल. ठीक है, इसके इंटरनल एनर्जी. ठीक है, दीज टू इसके इन दोनों एनर्जीज़ में इट गॉट जो मेरी फोटोन की एनर्जी है इट गॉट एब्जॉर्ब इनटू द रोटेशनल और द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल. ठीक है, उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई. तो सपोज यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी, अब यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है. 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब मेरी एनर्जी कम हो गई, मेरी लैम्डा बढ़ गई, लैम्डा इंक्रीज हो गई, बिकॉज माई एनर्जी इज़ वॉट h इंटू न्यू. ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मुझे पता है इट इज़ रिलेटेड विद 1 बाय लैम्डा. तो फिर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो मेरी लैम्डा बढ़ गई. सो दैट इज़ व्हाट कि यहाँ पे स्कैटरिंग की जो मेरी वेवलेंथ है इट्स इंक्रीज विद माई इनकमिंग वेवलेंथ. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ इनइलास्टिक scattering of light, inelastic scattering of light, which we call a Raman scattering. ठीक है, so scattered photon they have different energy. They lose, that means they lose some energy, so they have increasing wavelength. lose भी करते हैं, sometime gain भी करते हैं, sometime they get it. So that is also one of the phenomena. Sometime they gain the energy. Inelastic scattering हम लोग देख रहे हैं. In this, the interaction with the vibration in the rotational state of the molecule. न्यू वे टू स्टडी मैटर. ठीक है, अर्लियर द मैटर वॉज स्टडीड, कि जितना मेरा फोटोन की जो एनर्जी थी दैट विल बी स्कैटर्ड विद द सेम एनर्जी. बट यहाँ पे विद वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग द मैटर इन अ डिफरेंट मैनर, कि सम एनर्जी इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द रोटेशनल एंड द वाइब्रेशन स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये हमारा चैप्टर हो गया. सो हमने फिजिकल वर्ड चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का देख लिया. वी हैव सीन, हमने एनसीईआरटी पूरी देख ली. अब पूरी नहीं, मतलब चैप्टर नंबर 1 हमने पूरा देख लिया. तो इसमें हमने 4 लेक्चर देख लिए. तो 4 लेक्चर में वी हैव कवर्ड अप दिस फिजिकल वर्ड्स. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में विल टेक अप द यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वाले में. सो इस चैप्टर का स्कोप नहीं है, आई नो, फॉर द एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट आई थिंक दिस चैप्टर कंटेन्स लॉट ऑफ इनिशियल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जो आपका बेस बनाने के लिए चैप्टर मेरे को लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस चैप्टर. एंड दो दिस चैप्टर इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज रेस्ट ऑफ द चैप्टर इट इज़ डायरेक्टली प्रिसाइज. आप जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट कर रहे हो. बट दिस चैप्टर हर एक वर्ड पे यू कैन हैव वन मोर चैप्टर. सो दैट्स वाई आई हैव गिवन अ डिस्क्लेमर ऑल्सो इन द बिगनिंग, कि जब भी ये चैप्टर इफ़ आई एम टीचिंग इट, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन ईजी वे. इट इज़ नॉट लाइक आई एम नॉट टेकिंग यू टू द डीप डाइव. बस एक जनरल हम लोग एक शैलो डाइव लेके चल रहे हैं. सो बहुत एक पेरिफेरल अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहे हैं इसकी. सो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिकॉज हर एक वर्ड अगर हम स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स लेके चलें या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट लेके चलें, इट विल टेक लेक्चर ऑफ 4-5 आवर्स. सो वी कैन नॉट डू दैट. सो बस हम लोग पढ़ रहे हैं होता क्या है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा है. ठीक है,
तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. नेक्स्ट लेक्चर हमारा थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे अब. ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी का लेक्चर. सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू.